नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है 22 फरवरी 2024 और आज जो है आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा जो आने वाले न सिर्फ इस एग्जाम में, आने वाले जो भी आप एग्जाम्स देंगे वहां पे जो है गर्दा मचा देगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस पहले प्रश्नों के साथ। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर कवर करना, गर्दा उड़ाना नहीं है, मचाना है। पहला प्रश्न है, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? अब इस प्रश्न को कौन छोड़ेगा। और बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं 20 में से 18-19 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। एक भी बच्चा अभी तक ऐसा नहीं बताया कि भाई ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है आप, ठीक है भैया। रुक्मिणी देवी भरतनाट्यम से है। मैंने रुक्मिणी देवी के बारे में एक और बात आपको बताया था कि भाई रुक्मिणी देवी जो हैं इनको राज्यसभा में जो मनोनीत वाली फैसिलिटी है, जो राज्यसभा में 12 जने को प्रेसिडेंट साहब मनोनीत करते हैं, उस हिसाब से रुक्मिणी देवी प्रथम नृत्यांगना बनी थी जिसे राज्यसभा में जो है मनोनीत किया गया था, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे। और फिल्म अभिनेत्री की बात करेंगे तो नरगिस। अभिनेत्री अलग चीज होती है, नृत्यांगना अलग चीज होती है। नरगिस संजय दत्त की मम्मी, ठीक है भैया। और रुक्मिणी देवी को जो है नृत्यांगना में मनोनीत किया गया था। इनके अलावा भरतनाट्यम के अनुसार प्रमुख कलाकारों में राम वैद्यनाथन, टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, बैजंती माला वाली, सीमा करमानी, अमरबल बेल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, कमल नारायण, नर्तकी नटराज, आर मुथुन कनमल। ये सभी के सभी किसके कलाकार हैं? तो ये सभी के सभी सादी रट्टम के कलाकार हैं। आज शायद ये भी पूछा गया है कि भरतनाट्यम को और क्या कहते हैं? सादी रट्टम कहते हैं, ठीक है। तो सादी रट्टम या भरतनाट्यम की ये कलाकार हैं सारे के सारे जो आपके सामने हैं। इनमें से पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला, इन दोनों को जो है 2024 के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं 5 जने में ये 2 जने हैं, है ना। इनके अलावा जो नर्तकी नटराज आप देख रहे हैं ये ट्रांसजेंडर महिला है जिन्हें 2019 में पद्मश्री दिया गया था। और पहली बार ऐसा कंडीशन बन रहा था कि किसी ट्रांसजेंडर महिला को पद्मश्री मिला हो, ठीक है भैया, नृत्य के सेक्टर में। फिर मंजमा जुगती को 21 में मिला, है ना। आर मुथु कनमल को भी 2022 में अवार्ड मिला था आपका भरतनाट्यम में। इनके अलावा भरतनाट्यम को सदिरट्टम कहा जाता है। अभंग, त्रिभंग और सभंग ये भरतनाट्यम की शारीरिक क्रिया का भाव है ना। शारीरिक क्रिया जो होता है कैसे, है ना। तो ये जो है आपका भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ स्टेप है। अलीरप्पू, जाति स्वरम, शब्दम और तिल्लाना ये सब क्या है? भरतनाट्यम के भाग है। सबसे पहले अलीरप्पू वाला भाग आता है जो कविता वगैरह होती है इसके अंदर, ठीक है। इनके अलावा कनक रेले मुंबई में नालंदा नृत्य एकेडमी के फाउंडर है कनक रेले का संबंध आपका मोहिनी अट्टम से हो जाएगा, है ना। मोहिनी अट्टमा से हो जाएगा, मोहिनी अट्टमा, है ना। इनके अलावा दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट के फाउंडर मृणालिनी साराभाई है। मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम तथा कथकली दोनों नृत्य से होती है, ध्यान रखेंगे, है ना। विक्रम साराभाई की पत्नी और मल्लिका साराभाई की माता। मोहिनी अट्टम एकल महिला नृत्य है जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ये सिर्फ महिला ही भाग लेती है, ठीक है। इनके अलावा और केरल की है 8 शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक, मणिपुरी, सत्रिया, मणिपुरी, भरतनाट्यम और ओडिसी। मणिपुरी 2 बार लिखा गया। तो ये जो है आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है। अर्ध शास्त्रीय नृत्य इंडिया में कौन सा है? तो छऊ है। छऊ कितने जगह होती है? 3 जगह होती है, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। सब दिन जोर डाल के बताए हैं। 27 में गठित हुआ था, आते आते 1928 में हो गया था। एक बच्चे तो बोल रहे हैं कि गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई ये भी अगर पूछा होगा तो कौन बच्चा छोड़ेगा, बताइए ना आप। मैंने आपको बताया है इतिहास में 3 राउंड टेबल होती है कॉन्फ्रेंस, 1930, 1931 और 1932। ये तीनों के तीनों कहाँ पे हुआ था? तो लंदन के अंदर हुआ था। और तीनों के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, है ना। रैमजे मैकडोनाल्ड। एक भी जो है पीडीएफ के बाहर आ जाए तो बताना, रैमजे मैकडोनाल्ड। और तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें कौन लिए थे भारतीय भाग? भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन के बाद आपको क्या दिया गया था? हमारे इंडिया पे क्या थोपा गया था? सांप्रदायिक पंचाट, है ना, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। ये रैमजे मैकडोनाल्ड की दिमाग की उपज थी, क्योंकि आप जानते हैं कि 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत जो है
पहले ही हमें जो है सांप्रदायिक चुनाव करने पे मजबूर किया गया था। फिर ये सोचा कि और तोड़ो और ज़्यादा दिन राज करेंगे, तो इन्होंने जो है एक सांप्रदायिक पंचाट भी जो है पेश किया। कब पेश किया भैया, है ना, ये गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही। उसी के बाद जो है इनको खारिज करते हुए गांधी जी और अंबेडकर साहब 1932 में पूना समझौता करते हैं। तो ये सब जो है एक ही साथ की घटना है। 1931 में क्या होती है, गांधी इरविन समझौता होती है। तो मैं इस क्वेश्चन से हट के अगर वो क्वेश्चन पूछा होगा आपका गोलमेज सम्मेलन वाला, तो सभी बात बता दिया, इसी में से आपका आंसर छुपा होगा, गारंटी है 100-200%। इनके अलावा सैमन कमीशन बन के तैयार हुआ था 27 में, इसे गोरों का कमीशन कहा गया था, यानी व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था। लाला लाजपत राय सैमन कमीशन को के ही विरोध में लाठीचार्ज का शिकार बना था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक इसी प्रकार की हमारा जो कमीशन है इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से, ये है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो ये आपका 1946 में आया था। मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत के लिए ना संवैधानिक ढांचा पे काम करना, ठीक है। इनके अलावा इसके सदस्य कौन थे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसमें 4 दे के वो पूछेगा कि कौन नहीं था, तो इसमें 3 थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, AB अलेक्जेंडर थे और स्टोपर्ट क्रिप्स थे। ये तीनों आदमी ऐसे हुए जो भारत का हित चाहता था, ठीक है, समझ रहे हैं, भारत का हित चाहता था। इसके अलावा थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारत में जो स्थापना 1882 में कहाँ पे हुआ था, अड्यार के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अड्यार के अंदर हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये ओरिजिनल वाला कहाँ हुआ था, 1875 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, USA के अंदर हुआ था। कौन किए थे, मैडम ब्लावत्स्की इस प्रकार से, और कर्नल अलकाट, है ना, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा 1875 में USA में किया गया था। लेकिन इंडिया में एनी बेसेंट ने इन्हें लाया था, आपका किसको भैया, थियोसॉफिकल सोसाइटी को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा मैं बात कर लूँ आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में अकबर के समय हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अकबर के समय। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था जो अकबर के काल में आपका आया था, तो उस कंपनी को जो है ना अधिकार पत्र कौन से महाराज या महारानी सौंपी थी, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम उस समय इंग्लैंड के जो है रानी हुआ करती थी, तो इन्होंने ही सौंपा था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जाओ भारत को लूटो। के अलावा 1909 में सुधार अधिनियम को मॉर्ले मिंटो कहा जाता है और 1919 वाले के सुधार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा जाता है। इनके अलावा सांप्रदायिक चुनाव मॉर्ले मिंटो सुधार, है ना, इंट्रोड्यूस करवाया गया था आपके मॉर्ले मिंटो सुधार में। सांप्रदायिक चुनाव क्या होता है मैंने आपको बता दिया था कि उन्होंने कहा था कि इस्लाम धर्म के लोग अलग चुनाव करेंगे और जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो अलग चुनाव करेंगे, तो वहीं से बांटना स्टार्ट किया, है ना। इसके अलावा द्वैध शासन जो प्रांत में आया था, प्रांत मतलब पूरे राष्ट्र स्तर पे नहीं, है ना, छोटे छोटे प्रांत में बटे हुए थे, तो प्रांत स्तर पे जो द्वैध शासन आया ये 1919 के अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना में आया, है ना। और प्रांत में द्वैध शासन को जो समाप्त किया गया ये 1935 के अधिनियम में किया गया, तथा द्वैध शासन को समाप्त तो किया गया लेकिन प्रांत के जगह में केंद्र में द्वैध शासन इसी अधिनियम में लगाया गया, यानी जस्ट रिप्लेस हुआ, प्रांत के जगह पे केंद्र में लगाया 1935 में। ठीक है भाई, एक एक बात को, है ना, क्रम वाइज समझेंगे ज्यादा समझ में आएगा। मैं गारंटी लेता हूं एसएससी की एग्जाम में जीके जीएस की तैयारी में 80% क्वेश्चन मेरे पढ़ाए आएंगे आप किसी भी एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में। ठीक है भैया, तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी तैयारी, है ना, जैसे आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो होते हैं वहाँ पे आप पढ़ते हैं, वैसे ही आप मुझसे ये छोटे से चैनल है ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे आप जो है पढ़ सकते हैं और फुल विश्वास कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए, कोई दो मत नहीं है। अगर आपने पास्ट में ये चीज़ जज कर लिया होगा कि 5-6 एग्जाम के लिए हमने पढ़ाया और उसमें जब एग्जाम में क्वेश्चन लड़ता है तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। इनके अलावा महाराष्ट्र उद्योग रत्न 2023 रिपीट किया गया है, ये 21 तारीख को कल भी पूछा गया था, रतन टाटा साहब को दिया था, है ना। 2024 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 60 पैराशूट हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है। 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग और लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया है, ये मिजोरम के अंदर है लुंगलई फायर स्टेशन। इसके अलावा रतन टाटा साहब को 2022 में असम वैभव भी दिया गया था। उड़ीसा राज्य का सर्वोच्च सम्मान कलिंग रत्न सम्मान 2021 में विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, उस समय आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हुआ करता था, इनको दिया गया था। और एक बात मैं और बता दूं, अच्छा आंध्र प्रदेश के भी राज्यपाल बदल गए भाई, ये पूछा भी गया था, है ना, नजीर साहब। इनके अलावा मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जो आपका कलिंग सम्मान है, ये कलिंग सम्मान एक बड़ा वाला यूनेस्को भी देता है, यूनेस्को भी देता है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। और ये जो कलिंग सम्मान दिया था इसके लिए सिफारिश कौन किए थे, तो बीजू पटनायक। ठीक है भाई, बीजू
पटनायक, इस प्रकार से ध्यान रखना है भाई। इनके अलावा 2023 का अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ साहब ने जीते हैं। इनके अलावा 2024 में कुल 132 पद्म अवार्ड, 110 पद्मश्री, 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण दिया गया है। इनके अलावा 2024 के भारत रत्न अवार्ड नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, तो ये 5 जने हैं जिनको भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये करंट वाला। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने कहा था कि समय बदलेगा, क्वेश्चन बदलेगा। आप देखिए ये टॉपिक जोड़ रहा है। अब हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2350 से 1750 बीसी है। ईसा पूर्व हमेशा बड़ा से छोटे की तरफ चलता है और जो जनरल ईस्वी में हम लोग जी रहे हैं वो छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। जैसे 2024 के बाद 2025 आएगा, लेकिन अगर बीसी होता तो 2024 के बाद 2023 आता है ना। हड़प्पा सभ्यता की खोज कर जॉन मार्शल, कौन किए थे भाई? जॉन मार्शल के निर्देशन पर दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा 1921 में करा गया था। क्योंकि हड़प्पा एक शहर का नाम है और इस सभ्यता में पहला खोजा गया शहर है, तो इसीलिए जो है इनका नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया। वैसे सिंधु घाटी की सभ्यता इसे कहते हैं, इंडस वैली, ठीक है भैया। इनके अलावा भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। मोहनजोदारो शहर की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में करा था। मोहनजोदारो जो है यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और सिंधु नदी हड़प्पा काल में सबसे विस्तृत नदी भी है। लाइक इट आपका जो है मोहनजोदड़ो जो है यह हड़प्पा काल में सबसे विस्तृत साइट भी है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। गुण। इसके अलावा भारत में हड़प्पा काल में सबसे बड़ी नगर जो है ये कौन सी है? तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ी नगर है। दूसरी सर्वाधिक विस्तृत नगर अगर भारत के लिहाज से देखे तो ये आपका हो जाएगा धौलावीरा, ठीक है भाई। धौलावीरा दूसरा सबसे बड़ा नगर है। इनके अलावा भारत में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा दूसरा सबसे बड़ा नगर बता दिया। गुजरात में स्थित है धौलावीरा, एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसे अब तक यूनेस्को में शामिल किया गया है। 2021 में रंगप्पा मंदिर के साथ जो है ये 40वां साइट बना था आपका। 41वां बना है शांति निकेतन और 42वां बना है होयसल के मंदिर समूह, ठीक है। इनके अलावा धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ हड़प्पा कालीन स्थल है। जनरली 2 भागों में ही बटे हुए होते थे हड़प्पा काल के सभी स्थल, लेकिन धौलावीरा 3 भाग दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर में बटा हुआ था, ठीक है भैया। इनके अलावा बिना दुर्ग का एक नगर भी होता है, पूछता है एग्जाम में, चुंदहारो इसका नाम है, ठीक है। सभी हड़प्पा कालीन स्थल 2 भागों में बटे होते थे। धौलावीरा से खेल के मैदान का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हड़प्पा काल में बंदरगाह नगर लोथल और सुरकोतरा, तो इसे ध्यान रखेंगे। लोथल गुजरात में साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती की सहायक नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। इसी लैंग्वेज में लिखा हूं क्योंकि इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया था आपके एमटीएस में कि लोथल CHSL में पिछले साल कि भाई लोथल शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन में भोगवा नहीं दिया था साबरमती की सहायक नदी, गोदावरी की सहायक नदी। तो इस प्रकार से साबरमती की सहायक नदी है भोगवा, जो लोथल इसी किनारे एग्जिस्ट करते हैं और कहाँ पे है? तो ये गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है। कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थल राजस्थान में स्थित है। काले रंग की चूड़ी इसका अर्थ होता है। रंगपुर भी गुजरात में है जहां से आपको धान की खेती या चावल की खेती का प्रमाण मिला था। हड़प्पा कालीन पूर्वी स्थल आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में है। दक्षिणी स्थल की बात करेंगे द से दक्षिण, द से दैमाबाद महाराष्ट्र। पश्चिमी स्थल की बात करेंगे सुरकोतरा पाकिस्तान तथा है ना। उत्तरी अक्षर की बात करेंगे स्थल की, तो ये मांडा जम्मू कश्मीर में। देखिए ये आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में, ये मांडा जम्मू कश्मीर में है, ये दैमाबाद महाराष्ट्र में है और ये सुरकोतरा पाकिस्तान में है। दिशा का ज्ञान हमसे बेटर है आपके पास। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और है यहाँ पे कि कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ से साक्ष्य मिली थी? तो ये भी बोलिएगा इंडस वैली से ही मिला था, ठीक है। इनके अलावा भारत अपनी मुद्रा का दूसरी बार अवमूल्यन कब किया था? तो 1966 में किया था दूसरी बार अवमूल्यन। इनके अलावा भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन 1949 में किया गया था। अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है कि जानबूझकर अपनी मुद्रा की वैल्यू को घटा देना है और निर्यात को बढ़ावा मिलता है इससे, ठीक है। सरकार घाटे की व्यापार से निपटने के लिए अवमूल्यन को भी अपनाते हैं कि भाई अवमूल्यन कर देंगे तो हम अपने हमारी मुद्रा की वैल्यू घट जाएगा। अब जो अमेरिकी आदमी को $1 पे हम 80 रुपया दे रहे थे और अवमूल्यन कर दिए तो मान लीजिए एक ही USD पे हमने अब 85 रुपया देने लगे हैं, तो अमेरिकन क्या सोचेगा कि अभी अच्छा मौका है, ज्यादा सामान इनसे खरीद लो, कम दाम में मिल जाएगा, हमारा कम पैसा खर्च होगा। अब आपको गणित समझ में आ गया होगा कि अवमूल्यन निर्यात को कैसे बढ़ावा देता है, ठीक है। मैं हर बार
भाषा को देहाती रूप में जो है आपको पढ़ाता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आपको जो है प्रोफेशनल लैंग्वेज से क्या करने का है, आपको समझ में आना चाहिए और एग्जाम में सही आंसर मार के आना होगा आपको, है ना। आपको टीचर नहीं बनना है, आपको जो है नौकरी लेनी है। नौकरी कब लेती है, सही किसे मिलता है, जो मेरिट में आते हैं। मेरिट में वही बच्चे आते हैं जो सब कुछ समझते हैं, न कि रट मारते हैं। रट तो अपनी जगह है ही जीके जीएस, लेकिन आपको समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी ज़्यादा दिन तक रहेगा, ठीक है। और एक बात और आज क्लियर ही कर देता हूँ कि मैं पीडीएफ लिखता हूं तो कहीं एक आध वर्ड जो है ये गलत, मतलब जैसे साथ लिखना चाहता हूं तो मैं कभी कभी आपने देखे होगा कि साथ लिखा गया, मैं लिखना चाह रहा था साथ। ये क्यों होता है? मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता कि कहीं से कॉपी पेस्ट उठा के जो है पेस्ट कर दिया तो हूबहू एकदम शुद्ध मिलेगा, प्रोफेशनल किसी का चुराया और पेस्ट कर दिया। मैं सब कुछ लिखता हूँ भाई, सब कुछ, ठीक है मेरे भाई। तभी जो है कोई चीज़ के लिए लेट भी होता है मुझसे, और जब आदमी करेगा काम तभी गलती सही होगा उनसे, है ना। जो करेगा ही नहीं उससे क्या गलती और क्या सही, समझ रहे हैं ना आप बात को। तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता मेरे भाई, सब कुछ लिखता हूँ। और ये सब जो है मेरे खोपड़ी में भरा हुआ है, ये कहीं से लाता नहीं हूँ मैं। इतने कम समय में मैं इतना फैक्ट कहाँ से लाऊंगा, इसीलिए सब खोपड़ी में है, ठीक है। तो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा मेरी भी मजबूरी समझिए। एक बच्चा बोल रहा था कि ये क्या साथ को आप साथ लिख दिए हैं। अरे भाई थोड़ा बहुत तो केयर मेरे भी बारे में सोचो ना यार, है ना। सरकार जो है ये घाटे की व्यापार से निपटने के लिए अवमूल्यन का सहारा लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अवमूल्यन क्या होता है। भारत में अंतिम बार मुद्रा का मूल्यांकन यहाँ पे लिखा गया, देखिए यहाँ भी सेम अभी मैं जैसा कि कहा। तो यह अवमूल्यन 1991 में होगा, है ना। आर्थिक मंदी के समय हुआ था। आप जानते हैं कि आर्थिक मंदी से निपटने के लिए उदारीकरण का नीति जो है 91 में नरसिम्हा राव सरकार में आया था, और इस बार के जो है ये भी भारत रत्न के अवार्ड में नॉमिनेट हुआ है ना। तो ये नरसिम्हा राव के काल में जो 3 चीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये कौन थे? तो भाई उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। निजीकरण आप सभी समझते हैं, वैश्वीकरण भी आप सभी समझ रहे होंगे। विश्व से छुपा हुआ है वैश्वीकरण में। उदारीकरण मतलब छूट देना, ढिलाई देना। ज्यादातर सरकारी जो है ना सिकंजा नहीं रहता उस चीज पे, मतलब लिबरल बन जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा वाष्प से बिना द्रव्य में बदले सीधे ठोस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अगर यही चीज उल्टा होता कि गैस से सीधे ठोस में, तो बड़ा इजी था, आप लोग ऊर्ध्वपातन मार दिए होते। तो ये निक्षेपण कहा जाता है भाई। निक्षेपण ऑप्शन में नहीं होगा तो संघनन से भी काम चला लेंगे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्प वह प्रक्रिया है जिसमें वाष्पीकरण होता है कि भाई कोई जल है और उसमें हीट देंगे तो ये गैस बनेगा। वाष्पीकरण बहुत सिंपल है, आपने आसवन, प्रभाजी आसवन जो विधि होती है शुद्धिकरण की, उसमें तो इसी प्रक्रिया से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वाष्पीकरण की जो दर है वायुमंडल, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति के संपर्क में आने पर सतह पर निर्भर करती है, समझ रहे हैं। तो वाष्पीकरण को कौन कौन सी घटक प्रभावित करते हैं ये यहाँ पे लिखा है, VVI करके रखेंगे आने वाले समय के लिए कि वाष्पीकरण के दर को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। जैसे आप ग्लेशियर को पिघलने में कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, तो आप लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा वर्षा हो, है ना, ग्लोबल वार्मिंग की घटना कंडीशन बन रहा हो, है ना। इस प्रकार से जो आपका गैसेस जो है बहुत ज्यादा जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा तीव्र होगा तो ग्लेशियर पिघलेगा। तो ऐसे आप मन में सोचते हैं ना, तो वैसे ही वाष्पीकरण का जो है यहाँ पे है। वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, और इस शीतलन का नियम कौन दिया था? मैंने आपको बताया था कि न्यूटन ने दिया था। इनके अलावा संघनन क्या होता है? जमना, सिंपल सी बात है भाई, जमना। संघनन जल वाष्प का उसके द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया है। जल वाष्प का, और माफ कीजिएगा, ओ संघनन अलग है, ठीक है। ये यहाँ हम लिक्विड फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ये अलग है, ठीक है। एक संघनित होकर मतलब इकट्ठा हो जाए, संघनित होना मतलब इकट्ठा होना भी होता है, लेकिन अगर आप विज्ञान में संघनन को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। संघनन क्या होता है कि जो जल वाष्प है उसको द्रव अवस्था में वापस आ जाना। जैसे आप प्रभाजी आसवन वाला जो बात करते हैं, है ना, या फिर आसवन वाला बात करते हैं, जो समुद्री जल को आप शुद्ध करते हैं, मान लीजिए इसमें पानी है ना, और नीचे से आप अलाव लगाते हैं या फिर आप जो है कोई भी हीट देते हैं, तो ये जो वाष्प का जो बूंद है यहाँ पे एक परत से चिपक जाता है और दूसरे कंटेनर में जो आप ले आते हैं, तो यही जो वाष्प के रूप में जब जमा हुआ था, ये जो सब लिक्विड के फॉर्म में बनेगा, तो इसे बोलते हैं संघनन, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा ऊर्ध्वपातन तो सीधे है ना, कि कपूर का उदाहरण लेके समझ सकते हैं कि भाई ठोस से सीधे गैस बन जाता है, ऊर्ध्वपातन। न्यूनतम लिंगानुपात पूछा गया है, हरियाणा का होता है। आपके सामने ये ग्राफ है न्यूनतम लिंगानुपात का। सबसे अधिक लिंगानुपात केरला का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। लेकिन आजकल एग्जामिनर का ढर्रा पहला नहीं देता है, इस बीच में से दे देता है, ठीक है। तो पहले आप देख लो, 4-4, 5-5 ग्राफिकल मोड में जनगणना पढ़ा दिया हूँ, टॉपिक वाइज में जाके देखेंगे 20 टॉपिक तो ऐसे पढ़ा दिया हूँ जो ज्वलंत है, ठीक है। इनके अलावा तमिलनाडु में दूसरा सबसे अधिक
लिंगानुपात है जम्मू कश्मीर, अभी तो ये रिकॉर्ड खत्म हो गया क्योंकि अब जो है लद्दाख अलग अलग बट गए, ठीक है। तो अभी फिर भी सिक्किम को आप रखेंगे 2 नंबर पे, ठीक है। इनके अलावा जो आपका ये है 2 नंबर पे तमिलनाडु रखेंगे। इसके अलावा 3 नंबर पे आंध्र प्रदेश, यानी साउथ के जो है 3, ये तीनों लिंगानुपात में टॉप पे हैं। इस साइज में मैंने जनगणना घनत्व रखे हैं आने वाले शिफ्ट के लिए। घनत्व में सबसे अधिक बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, आपके सामने यहाँ नीचे है। और लिंगानुपात में बात कर ही रहे तो यूटी का भी बात कर लेते हैं। पुडुचेरी का लिंगानुपात यूटी में सबसे अधिक है। लिटरेसी रेट जो है लक्षद्वीप का सबसे अधिक है यूटी में, और जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक दिल्ली का है। यूटी में 3 बात आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है, घनत्व है, डेंसिटी है ना। इनके अलावा टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? 1782 में बना था। 1782 में टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक बना था। इसके पिता का नाम हैदर अली था। टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। ये पॉइंट को VVI करके रखेंगे आने वाले शिफ्ट के लिए कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में, तो चौथा में, और कब, तो 1799 में। इसके अलावा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली, जो सहायक संधि भी किया था, ठीक है। सहायक संधि कौन किए थे? लॉर्ड वेलेस्ली। मैंने बताया था सहायक संधि सबसे पहले इंडिया में कौन किए थे? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होती है? 1790 के काल में होती है। और जो गवर्नर था उस समय वो कौन हुआ करता था? तो भाई गवर्नर जनरल जो है क्या लिखा है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 के समय करने वाली, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। और इसके समय आपका जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो है ना, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा शुद्ध कर लेंगे, ठीक है। देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, है ना, तभी तो यहाँ पे लिखा है जब करने वाली, यहाँ पे कुछ जो है गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय है, ये आप जो है गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो कर्नवालिस, हाँ, इससे जो देखो करने वाली लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्नवालिस कर लीजिएगा, है ना। जाओगे कहाँ बच्चे, है ना, कर्नवालिस लिखेगा। ये कर्नवालिस मैं लिखना चाहूँ, कर्नवालिस होता ना, वो लिखना चाहूँ, लेकिन करने वाली लिखा गया, ठीक है। मैं करेक्ट करके दूंगा, जिनको भी दूंगा बच्चे, है ना। इसके अलावा जो इसी काल में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? ये भी तैरता तैरता आ जाता है। 1933 में नाजी दल के नेता थे ये, और मेन कैंप इनका एक किताब होता है, ये भी आ जाता है एग्जाम के अंदर। इनके अलावा फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था फ्रांस में, है ना। इसमें जो है मानव बंधुत्व का नारा दिया गया था। पंडित रविशंकर का संबंध पूछ लिया है, सितार से है। अब क्या ही बताऊं, पंडित रविशंकर साहब के बारे में एक बात जानना इंपॉर्टेंट है, जो अब तक एग्जाम में नहीं आया है, अब मतलब इस बार के फेज में। तो पंडित रविशंकर साहब भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम कैरेक्टर हैं, जिन्होंने 1968 में अपने एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए जो है ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किए थे। और सबसे अधिक 5 ग्रैमी अवार्ड पंडित रविशंकर ही अब तक प्राप्त किए हैं। 1999 में पंडित रविशंकर साहब को भारत रत्न भी दिया जा चुका है। ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाली महिला तन्वी शाह है ना, भारतीय, है ना, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और 2024 में तो 5 जने को ग्रैमी अवार्ड मिला है। आपका जो है शंकर महादेवन है, जाकिर हुसैन है, ये जो है आपका बांसुरी वादक है ना, क्या नाम है इनका, राकेश चौरसिया साहब को भी मिला है ना। इनके अलावा तबला के कलाकार में जाकिर हुसैन साहब, अल्लाह रखा खान, गुदई महाराज, लतीफ़ खान, किशन महाराज, फैयार खान, अंबिका प्रसाद, है ना, ये सब जाकिर हुसैन साहब को 2023 में पद्म विभूषण भी मिला है। ये भी पूछा जाता है क्योंकि कल भी पूछा गया था कि 2023 में किस गायक को पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। इनके अलावा मैंने बैस का भी बता दिया है, राशिद खान साहब को मिला था। कल एक गाना भी गाया था, बहुत बच्चे ने बोला गाना बहुत अच्छा गाते हैं, धन्यवाद भाई, कभी कभी गा लेते हैं। सितार के अन्य प्लेयर में पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, विलायत खान, आदित्य मुखर्जी, पंडित अरविंद पारेख, है ना। गाने का तो बहुत मन करता है, लेकिन लोग क्या बोलेंगे, देखिए गाना भी गाता है, तो इसके लिए नहीं गाते, नहीं तो मैं 1-8 मिनट का तो गा ही दूँ, है ना। सरहद के प्रमुख वादकों में अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। रुद्र बीना में सादिक अली खान, असद अली खान। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, तोताराम, दालचंद शर्मा और पखावज जो है पखावज बजाते हैं, दालचंद शर्मा और तोताराम। यू कृष्णन जो है मैंडोलिन बजाते हैं, पहले बता दिया। एक प्रश्न देखिए थोड़ा सा विवादास्पद है, या तो ये पूछा गया है कि अंजुम चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, या तो ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है एक फुटबॉल के खिलाड़ी नहीं है या फिर है। ऐसा कुछ खेल पूछा गया है। मैं देता हूं थोड़ा सा आंसर, बताएगा कि यही था कि क्या था। तो क्रिकेट से है अंजुम चोपड़ा मैडम का संबंध। अब कमेंट्री करती है। भारत के लिए प्रथम बार पहली महिला क्रिकेटर जिन्होंने 10,000 रन तक पहुंची, ये है भैया मिताली राज,
है ना। इनके अलावा भारत के लिए प्रथम महिला जिन्होंने ओलंपिक में कोई मेडल जीती है भैया कर्नो मल्लेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में। अंडर 20 प्रतियोगिता जीतने वाली भारत की प्रथम महिला पहलवान अंतिम पंघाल पिछले साल बनी थी। क्रिकेट में सब संबंधित भारतीय महिला झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा, मिताली राज, श्रीमती स्मृति मंदाना होगा ये स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप पिछले वाला 2023 का फर्स्ट एडिशन की विजेता जो भारत बने उसमें कप्तानी थी शेफाली वर्मा। उमा छेत्री जो है अभी असम से जो है महिला क्रिकेट में लॉन्च होने वाली प्रथम महिला है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय महिला फुटबॉलर में आएंगे तो अदिति चौहान, देखिए वो अदिति अशोक है जो गोल्फर है ना, एक वो अदिति गोस्वामी है, एक वो अदिति चौहान है। तो ये अदिति चौहान है जो क्या है भैया फुटबॉल से है, मनीषा कल्याण फुटबॉल से है, अंजू तमांग फुटबॉल से है, बाला देवी ये भी फुटबॉल से है ना, ये ध्यान रखेंगे। ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया, शायद ये क्वेश्चन विवादास्पद ये भी है मेरे लिए, तो ये पूछा है कि नहीं पूछा है बताइएगा। तो 1900 में है ना। ओलंपिक की थोड़ा सा रिकॉर्ड देख लेते हैं। 1896 में एथेंस से स्टार्ट हुआ था पियरे डी कुबर्टिन के प्रयास से। आधुनिक ओलंपिक, वैसे पुराने ओलंपिक 776 BC में स्टार्ट हुआ था लेकिन फिर बीच में बंद हो गया था, ठीक है। इनके अलावा भारत 1900 के पेरिस ओलंपिक से ही भाग ले रहे हैं। इनके अलावा 2020 में जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ भारत को 7 पदक मिला था। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तथा ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक दोनों कहाँ पे होगा, पेरिस में होगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ पे होंगे, इटली में होंगे, इटली के मिलान में होंगे। इनके अलावा ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड कब मिला था, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। किस खेल में, हॉकी में। और इस हॉकी टीम की कैप्टेंसी कौन कर रहे थे, तो जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे। भारत को व्यक्तिगत रूप से पहला पदक केडी यादव ने 1952 में दिलाया था, हेलेंसिकी ओलंपिक है ना, कांस्य पदक कुश्ती में। ओलंपिक में टेनिस में पहला पदक 1946 एटलांटा ओलंपिक में आया था लिएंडर पेस के द्वारा। प्रथम महिला कर्नल बता दिया था। इसके अलावा प्रथम जो रजत है ये 2004 में एथेंस ओलंपिक में मेजर राजवर्धन सिंह राठौर के द्वारा जीता गया निशानेबाजी में। व्यक्तिगत रूप से पहला गोल्ड 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा साहब के द्वारा शूटिंग में जीता गया। भारत को अब तक 10 गोल्ड मिले हैं जिसमें 8 जो है हॉकी में आया है और अंतिम बार हॉकी में 1980 में, पहली बार हॉकी में 1928 में। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पे कार्य करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, सब दिन बताते हैं भैया 7वां। कल या परसों क्वेश्चन पूछा भी था मैं ये आप लोगों से कमेंट के माध्यम से, जिसमें एक जो है ऋतुराज ने जवाब दिया है और एक रवि ने जवाब दिया है, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति 2 राज्यों में राज्यपाल के तौर पर कार्य करेंगे। साथ ही साथ संविधान के जो भाग 7 है उसके जो आर्टिकल 238 है जो अब लागू नहीं होता इंडिया के संविधान में, एग्जिस्ट तो करता है लेकिन इसमें कुछ रखा नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, तो ये जो है निरस्त किया गया था इसी संविधान संशोधन के द्वारा, एक तीर से 2 निशाना। इनके अलावा संविधान के 52वां संविधान संशोधन दल बदल समस्या से संबंधित है, नहीं तो सब दिन जो है 5 गोनी उठ के चला, 2 गोनी उठ के चला। तो इसमें क्या दिया गया भाई, जिसकी मेजॉरिटी होगी उठने के बाद भी देखना पड़ेगा कि भाई इतना जाने के बाद भी किसकी पलड़ा भारी है, उसी की सरकार है। जैसे महाराष्ट्र में क्या हुआ, यही सब हुआ। इसके अलावा संविधान के 61वां संविधान संशोधन के दौरान क्या होती है, मतदान की उम्र जो है कम कर दी जाती है, पहले 21 वर्ष था 18 वर्ष कर दी जाती है। भाषा से अटैचमेंट जो संविधान संशोधन है 21वीं है, 71वीं है और 92वीं है। 21वीं में सिंधी को दिया गया था, 71वां में नमक को दिया गया था, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, और 92वां में सिंधी ये मैथिली बोडो डोगरी और संथाली। सिंधी को 21वां में भैया, बोडो डोगरो मैथिली संथाली लास्ट में है ना। पहले जो संविधान में 14 गो भाषा था, 8 गो इस प्रकार से आया, 1 3 और फिर 4 गो, तो फिर हो गया 22 गो। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य भी हुए 51 के 1 के 11 में जोड़ा गया और मौलिक अधिकार भी हुए आर्टिकल 21 के ए में। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी इन तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में आपका 9 खिलाड़ी होता है, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होता है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होता है, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होता है। वॉलीबॉल में नेट की ऊंचाई अगर पुरुष वाली है तो 2.43 मीटर और महिला वाली है तो 2.24 मीटर। वॉलीबॉल में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। 18/9 या 16/9, 8 माफ कीजिएगा। तो ये 2:1 हर हाल में है। ये मैं 2 क्यों लिखा कि वॉलीबॉल में जो साधारण वॉलीबॉल होता है उसमें लेंथ होता है आपका 18 और जो आपका वाइड होती है ये आपका होता है भैया कितना 9, तो 2:1 होगा विड्थ है ना। इसके अलावा जो आपका बेस वॉलीबॉल होता है ना, बेस वॉलीबॉल मतलब आपका जो है बीच वगैरह पे खेले जाते हैं, बीच वगैरह पे ना, बीच वगैरह पे खेले जाते हैं। बीच आप समझ रहे हैं ना कि
समुद्र के किनारे है ना, बालू वाला जगह, तो वहाँ पे क्या होता है कि 16 मीटर लंबाई रखी जाती है और 8 मीटर चौड़ाई। तो इस स्थिति में भी 2:1 जो है आपका लंबाई चौड़ाई का रेशियो है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के प्रैक्टिस। अच्छा, और भी क्वेश्चन है, कूका आंदोलन कब हुआ था, ये पूछा गया था। तो ये आपका 1840 से 1872 में हुआ था। कूका आंदोलन के नेतृत्व जवाहर सिंह, बालक सिंह और राम सिंह ने किया था। राम सिंह बाद में आया था। संथाल विद्रोह 1855 में सिद्धू और कानू के द्वारा छोटा नागपुर के पठारी भाग में करा गया था। रंपा विद्रोह सीताराम अल्लोरी राजू के द्वारा, ठीक है भाई, अल्लोरी सीताराम राजू के द्वारा 1879 ये आंध्र प्रदेश में चला था, अरकू घाटी है ना वहाँ, इस क्षेत्र में। खोंड विद्रोह उड़ीसा में खोंड जनजाति के द्वारा 1837 में, है ना, खोंड जनजाति में ही नरवली की प्रथा पहले जो है प्रचलित था। का ये आपका क्या है भाई, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 में नेता बुद्धा भगत, झारखंड। मुंडा विद्रोह 1899 के काल में जतरा भगत, है ना। 1914 में जो है हुआ था मुंडा, माफ कीजिएगा, मुंडा तेभागा आंदोलन हुआ था 1914 में। यहाँ से थोड़ा ये डालेंगे कॉमा, ठीक है। मुंडा विद्रोह 1899 में काल में आंदोलन। इसके अलावा तेभागा, एक मिनट, यहाँ पर भी कुछ गलत है, ठीक है। 1914 जतरा भगत सभी झारखंड में हुआ था। ताना भगत, तेभागा नहीं होगा, ये ताना भगत आंदोलन। चलो इसको थोड़ा सा आप यहाँ से स्किप करो, ठीक है, ये दोनों को स्किप करो। यहाँ पे लैंग्वेज बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा होगा, जितना मैं तुरंत नहीं पकड़ सकता, पकड़ने को तो पकड़ ही सकता, आधा मिनट टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये कोल विद्रोह है 1831, नेता है बुद्धा भगत, और मुंडा विद्रोह, ये दोनों याद रखिएगा। बाद बाकी नीचे का एक लाइन भूल जाइए, मैं अगले में रिपीट कर दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम टुडे एग्जाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसी प्रकार से लिखिएगा तभी आएगा, T कैपिटल E कैपिटल, ठीक है। फिर ये सब स्मॉल। टुडे एग्जाम टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, कलाम साहब की लोगो लगी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री एनालिसिस की PDF दी जाएगी पर डे रात को 11 बजे। अगर आप तुरंत ही इसका एनालिसिस का PDF चाहते हैं तो हमारे किसी भी आप एक एक्टिव प्लान वाले ग्रुप में जुड़े हुए होना चाहिए, यानी व्हाट्सएप पे, है ना। चाहे कोई सा भी PDF आप लिए हो और एक्टिव प्लान हो, जैसा अभी 3 एक्टिव प्लान है, UPP का चल रहा था, BSSC का चल रहा है और आपका SSC के लिए चल रहा है ना, तो आपको तुरंत ही मिल जाता है वो। तो आप कोई भी PDF हमारा क्लास कोर्स बाय करना चाहते हैं, क्लास की PDF या फिर एनालिसिस वगैरह के लिए तुरंत चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।